यस, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? कैसी रही आपकी टेस्ट? ठीक थी? क्वेश्चन पेपर तो बढ़िया होगा। आंसर पेपर कैसा था ये बताओ? आंसर पेपर भी बढ़िया था, एकदम नीट एंड टाइडी। ओके, सो कल शाम को ये आईसीआई के जो टैक्स के एमसीक्यूज है वो भी पब्लिक डोमेन में आ गए। कोई नोटी बच्चे ने उसके फोटो खींच के अपलोड कर दिया, तो अपने को मिल गए, तो अपन उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें से जीएसटी वाला तो आप बाद में देख पाओगे। सो आप अब जो इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन है वो करते हैं। तो इसमें टोटल 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है एंड ये पूरे कंपलसरी रहते हैं विथ नो नेगेटिव मार्किंग। अब इसमें केस सिनेरियोस 4 दिए इस बार। फर्स्ट केस सिनेरियो इज रिलेटेड टू जीएसटी, उसके अंदर में 2-2 मार्क के 3 क्वेश्चन हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, 2+2+2। और 1 मार्क का एक क्वेश्चन है उसके बाद जीएसटी का, ये अलग क्वेश्चन है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन दैट केस सिनेरियो। एंड देन ये एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। तो ऐसे जीएसटी का यहां पर 9 मार्क का पेपर हुआ, लेकिन ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी उसके बाद में फिर जीएसटी का 6 मार्क का और बचा, वो एकदम टुवर्ड्स द एंड है। केस सिनेरियो 4 उन्होंने जीएसटी का दिया, मतलब मिक्स दिया। पहले जीएसटी के क्वेश्चंस दिए 9 मार्क के, फिर इनकम टैक्स के 15 मार्क के, फिर आखिरी में जीएसटी के 6 मार्क के। मतलब बच्चे ने पूरी डेफिनेशंस बराबर पढ़ना चाहिए। और फिर यहां पर आप देख सकते हो केस सिनेरियो नंबर 4, इसमें भी आपको केस सिनेरियो दिया है जीएसटी का, और उसमें 2 मार्क के 3 क्वेश्चन है, जस्ट लाइक फर्स्ट वाला। और वो काफी इजी है जीएसटी वाले भी, वो बाद में देखेंगे। अभी इनकम टैक्स वाले देखते हैं कैसा क्वेश्चंस दिया है। इनकम टैक्स में 2 केस सिनेरियोज है। केस सिनेरियो नंबर 2, उसमें भी 3 क्वेश्चन से 2 मार्क के, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। एंड देन केस सिनेरियो 3, उसमें भी 2 क्वेश्चन से, तो 3 क्वेश्चन से 2 मार्क के, 6 + 6 12। और फिर एक क्वेश्चन एक अलग से 1 मार्क का है, एक क्वेश्चन अलग से 2 मार्क का है। इनकम टैक्स में हो गया 15। सेम है जीएसटी और इनकम टैक्स का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स का पैटर्न है वो सेम है। ओके, नाउ इसका कोई गारंटी नहीं रहता है, क्योंकि ये तो हर बार पब्लिक डोमेन में आता भी नहीं है। तो अभी आया है तो अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, सो अब ये जो केस सिनेरियो का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए आई ऑलवेज वुड सजेस्ट यू, अभी आई गए अपने हाथ में, पहले आप ये पढ़ो जाके कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, और उसके बाद में केस सिनेरियो बराबर पढ़ो। क्योंकि अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग वो एंगल से नहीं पढ़ते, अगर हम लोग प्लेनली पढ़ रहे तो इफ यू नो व्हाट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट, तो फिर आप उस एंगल से पढ़ोगे, कैलकुलेशन स्टार्ट कर दोगे। सो आपको पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स। ये पेपर मैंने कल ही शेयर किया है, आप लोगों के पास में आ गया। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स, ओके, फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर आर्यन। ठीक है, आर्यन का क्वेश्चन आया है। सो कैपिटल गेन कितना रहेगा, तो ये एक क्वेश्चन है, तो हमको उस हिसाब से डेटा पढ़ना है। नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट के बारे में, कि कितना क्लब होगा, कितना एग्जेम्प्ट रहेगा। तो ये तो मुझे ऑप्शन देख के समझ में आ जाता है। वैसे क्या कि याद है क्या कुछ, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म इज एग्जेम्प्ट, तो इसमें ये वाला ऑप्शन तो गलत ही है, ये वाला ऑप्शन भी गलत ही है, और ये डी या ए में से एक होगा। तो उसके लिए हम लोगों को डेटा देखना पड़ेगा। एटलीस्ट गेस भी करेंगे तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। खैर गेस नहीं करेंगे। एंड देन तीसरा क्वेश्चन है एलिजिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। मतलब 3 अलग अलग क्वेश्चन है, कैपिटल गेन, एक पार्टनरशिप फॉर्म वाली टैक्सेबिलिटी, और तीसरा 80D मेडिकल एक्सपेंडिचर वाला। अब देखिए केस सिनेरियो, इसमें क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। पहला, मिस्टर आर्यन रेसिडेंट एजेड 40 years entered into an agreement with Mr. Ashish on 1st May 23 for sale of his house। अब आप अगर रफली डेटा को देखोगे तो यहां पर डेटा भी वो क्वेश्चंस के हिसाब से अरेंज्ड है। जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो कैपिटल गेन के लिए डेटा दिया है, जो सेकंड पैराग्राफ है वो पार्टनरशिप फॉर्म वाला डेटा दिया है, और जो थर्ड पैराग्राफ है वो सेक्शन 80D वाला डेटा दिया है। मींस इट हैज नथिंग टू डू विथ द अदर पैराग्राफ। सो ये एक्चुअल में 3 अलग अलग क्वेश्चंस है, उन्होंने एक केस स्टडी बना करके लिख दिया, एक के नीचे एक चिपका दिया, और क्वेश्चंस भी एक के नीचे एक चिपका दिया। बेसिकली ऐसा ही है। सो देयर इज नथिंग लाइक केस स्टडी हियर, इंटीग्रेटेड नहीं है, क्योंकि आप जो पैराग्राफ 1 में पढ़ रहे हो उसका क्वेश्चन नंबर 3 में एप्लीकेशन ही नहीं है, वैसा है। खैर रहेगा तो ध्यान भी रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। मिस्टर आर्यन रेसिडेंट एजेड 40 years entered into an agreement with Mr. Ashish on 1st May for sale of his house in Mumbai, received an advance of 1,50,000 by cash, कैश में एडवांस मिला, ओके, on 1st May 2023। It was sold on 1st August 23 for a consideration of rupees 90 lakh।
विच वॉज परचेस्ड ऑन 1 December 2018 फॉर रुपीज 50 lakhs। परचेस का डेट बाद में लिखा है, लेकिन ये दिसंबर 2018 में खरीदा था क्या, हाउस। तो देयरफॉर इट इज क्लियरली अ केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इंडेक्सेशन मिलेगा, 50 lakhs का इंडेक्सेशन लेंगे हम लोग। बट सवाल ये उठता है कि कंसिडरेशन क्या लेंगे, 90 lakhs लेंगे या आगे अपने को स्टैंप ड्यूटी वैल्यूज दिए, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन 1 May एंड 1 August वर 92 lakhs एंड 1 crore 1 lakhs रिस्पेक्टिवली। कौन सा लेंगे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, मतलब कंसिडरेशन में 90 लाख, 92 लाख या 1 crore 1 lakh? 1 crore 1 lakh। क्यों? 1 May 23 को अग्रीमेंट हो गया था, उस दिन का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 92 lakhs है, और 1 August 23 इस दिन का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1 crore 1 lakh है, तो 1 crore 1 lakh लेंगे, क्योंकि अग्रीमेंट के दिन जो कंसिडरेशन है वो कैश में मिले। सम पोर्शन शुड हैव बीन रिसीव्ड बाय अप्रूव मोड, तो कैश में मिली है तो ये नहीं चलती है। अगर ये चलती थी तो फिर 90 लाख ही लेते थे, है ना, ये नहीं चलती है, 101 लाख लेंगे क्योंकि इट इज मोर देन 110% ऑफ द, आज ही तो टेस्ट हुई ना आपकी, तो ये तो आपको आता ही है, 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन। तो 101 लाख लेंगे, मतलब 1 crore 1 lakh। फिर आगे लिखा है इन्वेस्टेड 20 lakhs इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। सो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में उसने घर बेचा है, घर बेच करके घर खरीदने के लिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अवेलेबल है अंडर सेक्शन 54, तो 20 लाख रुपए का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ड्यू डेट ऑफ आरओआई के पहले इन्वेस्ट कर दिया है। सो व्हाट विल बी द कैलकुलेशन, बताइए कैलकुलेशन क्या करेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पहले हम लोग ले लेंगे, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन रुपीज 1 crore 1 lakh बाय अप्लाइंग सेक्शन 50C माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कौन सा क्वेश्चन है ये, केस सिनेरियो नंबर 2 उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या करेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 lakhs में खरीदा था बैक इन 2018-19, तो 50 lakhs इनटू अपने को इंडाइसेस दिए हैं 348 अपॉन 280, बोलिए कितना हो जाता है, 64 लाख, 62 लाख 14,286। तो ये हमको मिल जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिफोर एग्जेम्पशन, LTCG बिफोर एग्जेम्पशन, बोलो कितना, 38,85,714 माइनस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, उसमें 20 लाख इन्वेस्ट किया तो उसमें पूरा 20 लाख एग्जेम्पशन मिल जाएगा क्योंकि सेक्शन 54 की बात हो रही है, तो देयरफॉर टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, 18,85,714। आया समझ में, दैट्स इट। सो द आंसर इज देयर 18,85,714, ऑप्शन सी जमा। देन नेक्स्ट आपको फिर पार्टनरशिप फर्म वाला क्वेश्चन पूछा है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना टैक्सेबल रहेगा और इंटरेस्ट कितना रहेगा, जो 4 ऑप्शन दिए हैं। सो एमसीक्यूज की अलग से तैयारी नहीं भी की अगर आपका बेसिक से क्लियर है, अभी आप में से कई लोगों ने पूरे एमसीक्यूज नहीं सॉल्व किए, फिर भी आप ये आराम से कर पाओगे क्योंकि आपने रेगुलर क्वेश्चंस किए हैं, तो ये वैसे ही है, इसमें तो रेदर ऑप्शंस दिया है। मिस्टर आर्यन इज कैरिंग ऑन अ पार्टनरशिप बिजनेस विथ हिज वाइफ अंजलि। ओके, द कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मिसेस अंजलि as on 1/4/2023 was rupees 8 lakhs, out of which 5 lakh was invested out of gift received from Mr. Aryan। तो अंजलि का जो कैपिटल है 8 लाख का, उसमें से 5 लाख आर्यन ने गिफ्ट किया था, उसमें से है, उसके अलावा नहीं है। सो व्हाट इज द रेशियो एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, व्हाट इज द रेशियो, 5:3, 5/8 is the gifted portion and 3/8 is her own capital, बराबर है। She further invested 2 lakh on 5th April which was also gifted by her husband। बताइए 5th April भले ही साल के शुरुआत में, तो इसको कंसीडर करते हैं कि हम क्लबिंग के लिए नहीं करते, तो हम लोग क्लबिंग के लिए क्या देखते हैं, 1st April 2023 है ना, फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, क्या रेशियो है, the firm paid interest of 96,000 which was fully allowed as a deduction and share of profit of rupees 75,000 to her। ठीक है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो फर्म से मिलता है वो तो एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(2)(a), बराबर है। एंड जो प्रॉफिट ये इंटरेस्ट मिला फर्म को फुल्ली डिडक्शन मिला, तो पार्टनर के हाथ में फुल्ली टैक्सेबल 96,000
बट उस 96,000 में से मिस्टर आर्यन के हाथ में कुछ क्लब हो जाएगा, क्योंकि कुछ अमाउंट उसकी गिफ्टेड कैपिटल के रेशियो में उसके हिसाब से मिला है, इंटू 5/8 करेंगे. 60,000 should be clubbed in the hands of Mr. Aryan. Remaining 36,000 should be taxed in the hands of wife Anjali. तो देख लो कौन सा ऑप्शन है. ऑप्शन ए इसी में दिया है ना 60-36. ऑप्शन डी में तो दूसरा ही रेशियो दिया है. ऑप्शन डी में उन्होंने शायद वो 5 अप्रैल वाला भी कंसीडर किया है ना, इसलिए वो ऑप्शन बना है ना. तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन ए. एंड 2 मार्क का क्वेश्चन है बेटा. सो आपको लगता होगा कि टाइम बहुत लगेगा, लेकिन वर्थ इट है 2 मार्क के लिए. अगर इतने टाइम में, और आपको कहीं लिखना नहीं ना, कुछ वर्किंग नोट बनाना नहीं है, आपको सिर्फ समहाउ आंसर निकाल के जो एमसीक्यू ओएमआर शीट रहेगी उसको फिल करना है. ओके, एंड देन नेक्स्ट ये अलग से क्वेश्चन है रिगार्डिंग सेक्शन 80D. मिस्टर आर्यन की एज 40 इयर्स दी थी, अगर आपका ध्यान गया था तो वो सीनियर सिटीजन नहीं है. तो लिखा है ही पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹20,000 बाय NEFT एंड 5,000 बाय कैश. कैश में जो पे किया वो मिलता है क्या? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में नहीं चलता है, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पेमेंट कैश में चलता है. 20,000 NEFT से पे किया, ये चलेगा. फॉर हिमसेल्फ, वाइफ एंड चाइल्ड ही ऑल्सो इनकर्ड 5,000 टुवर्ड्स मेडिकल चेकअप फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ बाय कैश. ये चलता है. यस. तो उसकी सेल्फ प्लस स्पाउस वाली जो कैटेगरी है, सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन वाली कैटेगरी है, उसकी लिमिट वैसे भी कितनी है? 25,000. तो वो लिमिट के हिसाब से पूरा अमाउंट आ गया है. और वैसे ओवरऑल ये मेडिकल चेकअप की लिमिट है 5,000, ये उसी अमाउंट के अंदर है. अगर ये ज्यादा रहता तो वुड हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड अप टू 5,000. ये कैश में चलता है, तो इसलिए आपको बारीकी से प्रोविजंस पता रहना चाहिए. तो खुद वाली कैटेगरी में, फैमिली वाली कैटेगरी में 25,000 मिल गया. देन ही पेड 43,000 टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ हिज फादर एजेड 68 ईयर्स थ्रू नेट बैंकिंग. ओके, फादर के लिए नेट बैंकिंग से पे किया. चलता है नेट बैंकिंग? चलता है. 43,000. फादर इज अ सीनियर सिटीजन, सो देयरफॉर डिडक्शन मिल जाएगा अप टू 50,000. तो ये 43,000 भी मिल जाएगा इन द पेरेंट्स वाली कैटेगरी. फिर ही इनकर्ड मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ 8,000 ऑन हिज मदर. एक्सपेंडिचर भी कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सीनियर सिटीजन, याद है क्या? बट जिनके लिए कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं रहना चाहिए. लिखा ही है aged 62 years who is not covered under Mediclaim policy, paid through credit card. तो इसका मतलब ये 8,000 भी एलिजिबल रहेगा. इट्स फुलफिलिंग द कंडीशंस एंड ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, जैसे कि कल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में भी देख रहे थे हम. सो अंडर सेक्शन 115 BAC, सो देयरफॉर डिडक्शंस आर अवेलेबल. तो कितना मिल रहा है बोलो? 75,000. करेक्ट. ये कैटेगरी का 25,000 और ये कैटेगरी का वैसे तो 51 जा रहा है, बट will be restricted to 50,000. That's it. अगर मदर की एज 59 इयर्स होती थी तो ये वाला नहीं मिलता था. तो इन दैट केस एक्सपेंडिचर वाला डिडक्शन नहीं मिलता था, याद है? लिमिट वाली 50,000 होती थी, लेकिन एक्सपेंडिचर का डिडक्शन सिर्फ सीनियर सिटीजन क्लीन करके तो मिलता है. आई होप इट इज क्लियर. सो 75,000 दिस इज द आंसर, है ना? बाकी के देखो 2 ऑप्शन तो ऐसे रिजेक्ट हो गए एज देख कर ही, इजंट इट? और 63,000 का ऑप्शन कैसे बन रहा है देखो, ये शायद 20 + 43, मतलब उन्होंने ये और ये दोनों कंसीडर नहीं किया. तो मतलब इतना इजी था. कल स्टूडेंट ने भेजा भी था ना कि सर एमसीक्यूज भी बहुत इजी थे. तो यू डिसाइड नाउ, इजी लग रहे कि नहीं. ये जमे आपको 6 मार्क के. देन केस सिनेरियो 3, ये क्वेश्चन अगेन छोटा सा ही केस दिया है, फिर भी देख लेते हैं क्या क्या लिखा है. द अमाउंट ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम अंडर 44 AE ऑफ गोविंद एंड कंपनी, मतलब प्रिजम्पटिव इनकम 44 AE ट्रांसपोर्ट वाला रहता है. मिनिमम रेम्यूनरेशन, सॉरी मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अलाउेबल टू गोविंद एंड कंपनी अंडर इनकम टैक्स एक्ट. रेम्यूनरेशन सेक्शन 40B के हिसाब से अलाउ होता है. इफ यू रिमेंबर द लिमिट्स, अप टू 3 लाख 90% एंड बियॉन्ड 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट. याद नहीं क्या बुक प्रॉफिट का? हाँ, अप टू 3 लाख 90%, बियॉन्ड 3 लाख 60%, है ना? एंड देन एग्रीकल्चरल इनकम एंड बिजनेस इनकम मिस्टर सीनू. तो ये 3 क्वेश्चन इस पे पूछे. पढ़ो डेटा. गोविंद एंड कंपनी आपको 44 AE का प्रिजम्पटिव इनकम पूछा है. बुक प्रॉफिट मतलब बुक्स के हिसाब से कुछ लिखा भी नहीं है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ व्हीकल्स दिए. A partnership firm consisting of 2 partners, Mr. Govind and Mr. Sinu, operated a goods transport company. तो ये पार्टनरशिप फर्म है. ओके, भली कंपनी लिखा है लेकिन कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है, गुड्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस ऑपरेट करते हैं. नाउ इफ यू रिमेंबर
this deduction was available to partnership firms also. I mean this presumptive act provision, ये जो presumptive income वाला provision है पार्टनरशिप फर्म्स को भी अवेलेबल था. एंड वो जो तीन मैंने कॉलम्स बताए थे 44 AD, 44 ADA, 44 AE, उसमें से सिर्फ 44 AE ऐसा था जिसमें वो पार्टनर्स वाला डिडक्शन मिलता था फर्म को, इफ यू रिमेंबर, है ना. इसमें पार्टनर्स वाला डिडक्शन नहीं मिलता था फर्म. चलिए तो ये देखते हैं आपको क्या क्या लिखा है. फर्म हैड 2 लाइट कमर्शियल व्हीकल्स व्हिच वर यूज्ड फॉर 9 मंथ एंड 13 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24. लाइट कमर्शियल व्हीकल्स मतलब कि नॉट हैवी, तो उसका रेट क्या रहता है इनकम का 7,500 पर व्हीकल पर मंथ. अब इसमें नंबर ऑफ मंथ्स कितना पकड़ेंगे 10, 9 मंथ्स एंड 13 डेज. हमको ये क्लियरली नहीं लिखा है कि ओनरशिप का पीरियड क्या है, तो इसलिए हम लोग यूज वाला पीरियड देख रहे हैं. ओनरशिप का पीरियड मेंशन नहीं है, बराबर है. सो इनटू 10 मंथ्स इनटू 2 व्हीकल्स, ये एक वैल्यू हो गई. कैलकुलेशन करते चलो. इट ऑल्सो हैड 4 हेवी कमर्शियल व्हीकल्स, 4 व्हीकल्स ऑफ 15 टन्स ईच. हेवी व्हीकल्स आपको पता है मोर देन 12,000 मेट्रिक टन, है ना, 12,000 kg या 12 टन्स. तो ये 15 टन की व्हीकल है. आउट ऑफ विच 1 वाज ऑपरेटेड फॉर 6 मंथ एंड 20 डेज. तो ये 4 का एक साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा. एक व्हीकल को हमने 6 मंथ एंड 20 दिन ऑपरेट किया, मतलब 7 से मल्टीप्लाई होगा, मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ. उसका रेट क्या लेंगे 1000 पर टन. 15 टन की व्हीकल है एक व्हीकल का, तो ये आ जाएगा. कुछ समझ रहे हैं क्या. देन एंड द बैलेंस 3 was operated, वर होना चाहिए ना, वर ऑपरेटेड फॉर 12 months. बैलेंस 3 व्हीकल्स वर ऑपरेटेड फॉर 12 months. तो उस पर भी रेट क्या रहेगा बोलो 15,000 फॉर 12 months. पीरियड ऑफ ओनरशिप इज नॉट गिवन, सो वी आर अज्यूमिंग जो पीरियड ऑफ ऑपरेशन दिया है वही पीरियड ऑफ ओनरशिप होगा. द फर्म परचेज 3 LCVs ऑन 20 जुलाई 23 एंड पुट देम इन यूज फ्रॉम दैट डे. अगेन 3 और लाइट व्हीकल्स खरीदा है, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स ऑन 20 जुलाई. तो जुलाई से लेकर के उस पर रेट लगेगा 7,500 पर मंथ. कौन से मंथ तक के मार्च तक. तो कितने महीनों का होगा 9 मंथ्स का, जुलाई से मार्च इंक्लूडिंग जुलाई. यू विल नॉट एक्सक्लूड जुलाई, बराबर है. ये समझ में आ रहा है क्या. तो बताइए ये फिगर्स का टोटल कितना होता है 9,97,500. ये समझा आपको वैल्यूएशन. सो देख लो ऑप्शन में है ऑप्शन डी 9,97,500 जमा क्या. देन नेक्स्ट आपको पूछा था कि रेम्यूनरेशन कितना अलाउेबल है मैक्सिमम फर्म को. तो अब आपको यहां पर लिखा है बोथ द पार्टनर्स आर वर्किंग पार्टनर्स, तो यस ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है. एंड इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, यस. लेकिन अब रेम्यूनरेशन विल बी अलाउेबल एज पर द book profit, and book profit is profit computed as per provisions of the Income Tax Act, okay, as adjusted for Income Tax Act. But this profit is after deduction of interest but before deduction of salary. यहां पर तो इसमें से कुछ भी अभी तक डेबिट नहीं किया है ना. तो हम लोग ये 9,97,500 अगर बुक प्रॉफिट है तो कैसे निकालेंगे कि कितना रेम्यूनरेशन अलाउेबल है. क्या करेंगे बोलिए. पहले 3 लाख का 90% अलाउ हो जाता है which is equal to 2,70,000. ये डायरेक्टली भी वैल्यू शायद याद रख सकते हैं. एंड फिर रिमेनिंग जो 6,67,500 है, 67 नहीं 6,97,500, उसका 60% अलाउ होता है बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 40B. ये कितना होता है बोलो 18,500. So this becomes 6,88,500. इतना इजी क्वेश्चन मीन्स डन. 2 मार्क क्वेश्चन के लिए आपके पास तो मोर देन 3 मिनट्स का टाइम है, बट ये हो गया आपका डन. 6,88,500 जम रहा है क्या ऐसा. देन देखो ये वाला ऑप्शन करेक्ट रहता था अगर वो फॉर्म 44 AD में रहता था या 44 ADA में रहता था, क्योंकि 44 AD या ADA में ये रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट का रिडक्शन अलाउड नहीं है. 40B वाला 44 AE में अलाउड है. ओके ये आप लोग के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा आपको, इवन बुक में भी है. एंड देन आपको लिखा है मिस्टर सीनू हैज अ
ये अलग क्वेश्चन हो गया, देखो अलग क्वेश्चन हो गया, इसका नथिंग टू डू विथ, मतलब तीनों अलग अलग चीजें हो गई। हाँ थोड़ा सा इससे कनेक्टेड ये निकला बस, बाकी कुछ नहीं। मिस्टर सीनू हैज अ टी एस्टेट इन कुर्ग। मिस्टर सीनू हैज अ टी एस्टेट इन कुर्ग। He grows tea and sells them. He earned an income of ₹20 lakh from the above activity. So बताइए, आपको सिंपल ये दो सेंटेंस है, ये केस स्टडी है आपकी, और इसके ऊपर बेस्ड ये पूछा है। तो क्या कितना कितना रेशियो रहता है? 60-40, 75-25, 60-40 उसमें है। कॉफी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर, ग्रोन मैन्युफैक्चर्ड क्योर्ड इन रोस्टेड में 75-25 है जो टी में है। बट ये क्वेश्चन में वो रेशियो भी नहीं लगेगा, क्योंकि देखो उसने क्या किया, सिर्फ ग्रोस टी एंड सेल्स देम लिखा है। ग्रोस टी मैन्युफैक्चर्स इट एंड देन सेल्स, या प्रोसेसेस इट एंड देन सेल्स, परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन इट एंड देन सेल्स, ऐसा नहीं लिखा है। तो मेरे हिसाब से, अब देखो आंसर्स तो कोई आए नहीं है ऐसे के, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ ग्रो करके सेल किया है, मींस इट इज ओनली एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। सो इसमें कई बच्चों ने रेशियो लगाया होगा, but as per me the answer should be option B, entire amount will be treated as agricultural income। ठीक है, मैं सुन रहा था आप लोग रेशियोज डिस्कस कर रहे थे, गुड, रिवाइज हो गए, लेकिन यहां पर अप्लाई नहीं करना है। समझ आ रहा है क्या? ऐसा मुझे लगता है ना। अब आगे कभी कोई क्लैरिफिकेशन आने नहीं वाला है आईसीआई की तरफ से, लेकिन क्योंकि ये ऑफिशियली तो आईसीआई ने रिलीज ही नहीं किया है, लेकिन ग्रोस एंड सेल्स लिखा है। ग्रोस मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स रहता था, ग्रोस प्रोसेसेस एंड सेल्स रहता था, सेल्स प्रोसेस टी ऐसा रहता था। तो फिर आई वुड हैव टेकन द रेशियो ऑफ, रेशियो भी लेते तो कौन सा लेते थे? 75-25। तो रेशियो वाले आंसर के हिसाब से ये आंसर करेक्ट है अगर 75-25 करते थे तो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज नॉट सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43B। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीजीबीपी, देखिए आप, कल का एक टोटल इनकम का क्वेश्चन उस पर आया था, फिर एक जो सेक्शन 35 पे क्वेश्चन आया था 4 मार्क का, 6 मार्क का, को 4 मार्क का, फिर आज भी क्वेश्चंस में पीजीबीपी का बहुत एप्लीकेशन आ रहा है, देख सकते हैं आप। बताइए विच वन ऑफ दिस इज नॉट कवर्ड हियर? इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट आर कवर्ड, जीएसटी इज अ टाइप ऑफ टैक्स, सैलरी इज नॉट कवर्ड, इवन दो सम पेमेंट्स टू एम्प्लॉइज आर कवर्ड, बट दे आर बोनस, कमीशन, है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, वो सब कवर्ड है, लेकिन सैलरी कवर्ड नहीं है। इफ यू रिमेंबर मैंने तब आपको बताया भी था कि सैलरी नहीं है, यहां पर ध्यान से देखो, ऑल पेमेंट्स टू एम्प्लॉय आर नॉट कवर्ड। ओके, सो सैलरी इज एक्चुअली नॉट कवर्ड बाय 43B। एंड देन दिस लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि कितना, कौन सा करेक्ट आंसर है? मिस्टर गोविंद, हु इज अ होलसेलर ऑफ केमिकल बिजनेस, इनकर्स मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 15,000 towards nursing and on maintenance of his handicapped son Mr. Ajay, who is now 12 years. Mr. Ajay मतलब dependent disabled handicapped son. Mr. Ajay is suffering from cerebral palsy. Neurologist attending the patient says that there is no cure and certified that the disability is around 80%. Full stop. These expenditures duly were debited to his personal drawings account for the previous year 23-24 because they are not related to his business. As per P&L account, his net profit is 12 lakh. Which one is the correct answer? बोलिए, अगर डिपेंडेंट पर्सन है, यहां पर माइनर सन है जो कि डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, जो 80% है, इसका मतलब कि सीवियर डिसेबिलिटी है, तो फिर डिडक्शन कितना मिलेगा? कितना एक्सपेंस क्या वो मत देखो, फ्लैट डिडक्शन मिलता है ऑफ ₹1,25,000। तो देखो, और वो भी ओनली अंडर द ओल्ड रिजिम। पहला ऑप्शन है 75,000 कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन ओनली इफ ही ऑप्ट्स आउट ऑफ द ओल्ड टैक्स रिजिम लिखा है। इफ ही ऑप्ट्स आउट ऑफ द ओल्ड टैक्स रिजिम मतलब ऑप्शन ही गलत है ना। तो मतलब इनकेस आपको ये 80% वाले में डाउट भी है, अराउंड 80% लिखा है, क्योंकि सीवियर डिसेबिलिटी के लिए एटलीस्ट 80% होना चाहिए, तो 125 डिडक्शन मिलना चाहिए, तो 75 ये वाले केस में गलत ही लिखा हुआ है वैसे भी। Second, 1,25,000 can be claimed as deduction from GTI of Mr. Govind only if he opts out of the new tax regime. This is true? Yes, deduction under section 80DD. This is the correct answer. He cannot claim any deduction by Mr. Govind. क्या लिखते हैं? Cannot claim any deduction by Mr. Govind. Since these expenditures are not connected with business. Business से connected नहीं है, इसलिए deduction ले ही नहीं सकते बोले। तो सही है, बिजनेस हेड में नहीं ले सकते, लेकिन जीटीआई की बात तो ले सकते हैं ना, इसलिए दिस ऑप्शन इज बेटर। कैन क्लेम 150% ऑफ द अमाउंट पेड बाय वे ऑफ डिडक्शन,
जो बच्चा पढ़ के नहीं जाता उसके लिए ऑप्शन रहता है। ऐसा कहीं भी है क्या पूरे एक्ट में कि जितना एक्सपेंडिचर पे किया उसका 150% एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगा, वो भी बोथ रिजिम्स में? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सो दिस विल नॉट बी अवेलेबल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। 2 मार्क का क्वेश्चन था, क्योंकि मेरे ख्याल से तो पढ़ने में टाइम लग रहा है इसलिए 2 मार्क का था, कैलकुलेशन तो कुछ करना ही नहीं है इसमें आपको। चलिए डन, समझ में आया क्या? मतलब अपन ने टोटल मिला करके अराउंड 20-25 मिनट में कर लिया है एंड 15 मार्क्स का पेपर हो गया है। 15 मार्क्स इंटू 1.8। वैसे तो आपके पास में टाइम इसके लिए ज्यादा अवेलेबल है। ओके हल्का सा कितना टाइम है, तो उससे कम में हो जाना चाहिए। अगर आपके पूरे एमसीक्यूज 30 मार्क्स के अगर आप पहले भी करना चाहते तो कर सकते एग्जाम में। अगर आपके पूरे एमसीक्यूज 50 मिनट्स में हो जाते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम बचता है फॉर द 50 से कम में हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा, 45 में हो जाते हैं तो आपको टाइम बचता है फॉर द रिमेनिंग पेपर, है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बचता है। आप एवरेज निकालो पर मार्क कितना रहता है। इज दैट ओके? ऑल राइट फ्रेंड्स, अब हम लोग जीएसटी के एमसीक्यूज देखते हैं। जीएसटी के एमसीक्यूज में 2 केस सिनेरियोज दिए हैं और 2 क्वेश्चंस हैं। अब केस सिनेरियो में 3-3 क्वेश्चंस हैं, 2-2 मार्क के। तो पहला केस सिनेरियो है आपको ये वाला। इसमें जो क्वेश्चन से पहले हम वो देख लेते हैं, उसके हिसाब से फिर डेटा को पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन दिया है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट ऑफ डे एंड नाइट प्राइवेट लिमिटेड इज। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पूछा है एक, तो द डेट बाय विच इनवॉइस मस्ट बी इश्यूड टू रुमाली लिमिटेड, एक इनवॉइस इशू का डेट पूछा है, एंड तीसरा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल पूछा है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं। सो लेट अस सी। अब मेरे ख्याल से तीनों का डेटा अलग अलग ही दिया है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ये डेटा है, सेकंड क्वेश्चन का ये डेटा है, एंड थर्ड क्वेश्चन का ये डेटा है। लेट अस सी। तो आपको लिखा है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ गुड्स exceeded rupees 20 lakh on 29th of July. Day and Night Private Limited is located in देहरादून उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो एंटिटी लोकेटेड रहती है उसको 40 lakhs वाला थ्रेशोल्ड नहीं मिलता रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको 20 lakh वाला ही मिलता है। So therefore it became liable when the turnover exceeded rupees 20 lakh. तो उसका डेट ऑफ लाइबिलिटी टू रजिस्टर वॉज 29th of July। फिर 40 lakhs क्रॉस हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। It submits the application for registration on 30th of August 2023. तो application for registration has been submitted after 30 days from the date when it became liable. आप देख सकते हो यहाँ से 30 days ऐड करने के बाद में, मीन्स इसने रजिस्ट्रेशन के लिए लेट एप्लीकेशन फाइल किया है, तो रजिस्ट्रेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट when the registration certificate is granted. So the answer as per me here should be 8th of September 2023. So the answer is option D, 8 September 2023. The next question आपको लिखा था कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस कब इशू करना चाहिए टू रुमाली लिमिटेड। तो क्वेश्चन है इट ऑल्सो एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ रुमाली लिमिटेड ऑफ नैनीताल उत्तराखंड ऑन 10th of September 2023 for supply of taxable goods worth rupees 15 lakh and received payment of 12 September. तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तब इनवॉइस नहीं इशू करना पड़ता है, पेमेंट मिला तभी भी इनवॉइस इशू नहीं करना पड़ता है। गुड्स वर टू बी डिलीवर्ड ऑन 25th of September, but it removed the goods from the factory on 24th of September. So when movement is involved, in that case the invoice is to be issued when the goods are removed from the factory. So the invoice should be issued on 24th of September. So the answer is 24th September. दो मार्क के क्वेश्चन से। And then third is calculation of interest payable for delay in payment of GST. तो उसके लिए थर्ड पैराग्राफ दिया है। It has opted for monthly filing of GSTR 3B and filed the return GSTR 3B return for month of September 23 on 19th of December. The prescribed due date to file the said GSTR 3B on was 20th of October 2023. The amount of GST payable in cash on supplies made for September month work out to rupees 56,000. तो जो कैश में पेएबल लाइबिलिटी रहती है उसी पे हम लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग 56,000 रुपीज जो है उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। 56,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18% अंडर जीएसटी सेक्शन नंबर 50 इंटू नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले। तो नंबर ऑफ डेज हम लोग 20th of October से गिनेंगे बिकॉज दैट वॉज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एंड रिटर्न। तो 20th October से 19th December नंबर ऑफ डेज गिनेंगे। It amounts to 11 days of October plus 30 days of November plus 19 days of December. So it is essentially 50 days. अब अगर हम लोग 50 upon 366 कर रहे हैं, assuming कि ये लीप ईयर है, तो फिर हमारा आंसर ऑप्शन से मैच नहीं होगा।
तो हमको करना पड़ेगा 50/365। सो इसको आप चेक कर सकते हैं, 56,000 इंटू 18% इंटू 50/365। सो ये आता है ₹1380। I think there is some mistake here. Wait, 56,000 into 18% into 50 डेज ऑफ डिले नहीं है, डेज ऑफ डिले 60 है, क्योंकि अक्टूबर में 11 डेज हो गए, नवंबर के 30 और दिसंबर के 19, तो दिस शुड बी एक्चुअली 60, माई मिस्टेक, इंटू 60/365। सो आंसर इज 1,657 rupees, which is there in the options, option number A. This would be the answer. Then next question, GST का ये स्टैंड अलोन क्वेश्चन है, नॉट बेस्ड ऑन केस स्टडी। आपको लिखा है XYZ Medicare Clinic is a multi-speciality hospital located in Mumbai, providing the following services to patients. Total value of taxable outward supply पूछा है, तब इसमें दो सर्विसेज के बारे में लिखा है, एयर एम्बुलेंस सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट्स फ्रॉम डिस्टिंक्ट लोकेशंस टू द मेडिकल क्लिनिक, एंड टोटल फी चार्ज बाय वे ऑफ सेट सर्विसेज इज ₹75,000। तो जो एम्बुलेंस सर्विस रहती है, एयर एम्बुलेंस सर्विस हो चाहे पेशेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन वाली जो सर्विस रहती है, दैट इज नॉट लायबल टू जीएसटी, सो दैट इज एग्जेम्प्ट। ये हम लोग देखते हैं एग्जेम्पशन की नोटिफिकेशन में, तो इसको हम लोग टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे। देन सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग जनरल वार्डरूम having charges of ₹9375 per day to a person receiving healthcare services. Total fee charged by way of said services is 1,87,500. So अगर आपका अमाउंट पर डे 7,500 से ज़्यादा रहता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ICU, NICU, कुछ स्पेशल रूम्स के केस में, तो अदरवाइज इट इज टैक्सेबल, द होल अमाउंट शैल बी टैक्सेबल। तो टोटल 1,87,500 हो रहा है। सो दिस मस्ट बी द टैक्सेबल अमाउंट। अब इसका जो प्रोविजन है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। एग्जेम्पशंस वाला जो चैप्टर है उसमें कवर्ड है। हेल्थ केयर सर्विस सीरियल नंबर 74, 7,500 नहीं 5,000 पर डे से एक्सीड होता है, सो देन इट इज, देन एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल। तो इन दैट केस ऐसा नहीं किसी ऊपर वाला पोर्शन टैक्सेबल रहेगा, पूरा अमाउंट जो है वो टैक्सेबल रहेगा। सो यहाँ पर दिस फुल 9,375 पर डे फुल अमाउंट विल बी टैक्सेबल, एंड आपको जो टोटल अमाउंट मिला दिस 1,87,500 विल फॉर्म द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई। एंड इसी पॉइंट में आपको देखिए लिखा हुआ है कि अगर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस, तो फिर वो एग्जेम्प्ट रहेगा वेदर और नॉट इट इज ए मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, तो उसमें एयर एम्बुलेंस भी चलता है, एग्जेम्पशन विल स्टिल बी अवेलेबल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दिस वन, आपको कैलकुलेट करना है कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर इशुएंस ऑफ ई-वे बिल। तो ई-वे बिल के लिए वैसे तो 50,000 का रिक्वायरमेंट रहता है, थ्रेशोल्ड रहता है, तो कंसाइनमेंट वैल्यू ई-वे बिल के लिए जब हम निकालते हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्या एक्सक्लूड करते हैं, ये हमको पता रहना चाहिए। सो फॉर दैट वी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, टैक्सेबल गुड्स, वी इंक्लूड द इंसिडेंटल चार्जेस, वी इंक्लूड द GST एप्लीकेबल, बट वी एक्सक्लूड द एग्जेम्प्ट सप्लाईज। तो आपको लिखा है राम अ रजिस्टर्ड पर्सन हैंड ओवर इज प्रोडक्ट टू ट्रांसपोर्टर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हिज वेयर हाउस सिचुएटेड एट जलावर राजस्थान टू अ रजिस्टर्ड रिटेलर ऑफ मध्य प्रदेश for delivery to retailers depot located at Jabalpur, Madhya Pradesh, where taxable goods is of rupees 41,500 and exempted goods is rupees 11,500। तो सिर्फ टैक्सेबल को हम लोग ई-वे बिल की काउंटिंग में लेंगे। द पैकेजिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज 6,800 हैज बीन चार्ज सेपरेटली, तो ये पैकेजिंग कॉस्ट भी सप्लाई का ही पार्ट माना जाता है। ई-वे बिल इज ड्यूली जनरेटेड एज पर नॉर्म्स, IGST rate of 18% is applicable, so we will also include IGST on the same। तो 41,500 प्लस 6,800 ये हो जाता है टोटल टैक्सेबल वैल्यू, इस पे 18% और ऐड करेंगे हम लोग, 41,500 प्लस 6,800 48,300 प्लस 18% IGST, तो द ओवरऑल वैल्यू गोज बियॉन्ड द लेवल ऑफ 50,000, 48,300
प्लस 18%, ये अमाउंट हो जाता है 56,994. So this will be the value of the goods for issuance of e-way bill. तो ई-वे बिल वाले चैप्टर में है, हम लोग ने ये भी देखा है, ई-वे बिल का जो वैल्यूएशन होता है उसमें वैल्यू इंक्लूड्स जीएसटी, एक्सक्लूड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई, राइट. सो ई-वे बिल के वैल्यूएशन में यस. देन वी कम बैक टू द पेपर. केस सिनेरियो 2, 3 इनकम टैक्स से रिलेटेड है. केस सिनेरियो 4 ओके ये लास्ट है जीएसटी से रिलेटेड अगेन. तो इसमें भी आपको अगेन 3 क्वेश्चंस दिए हैं. एक पूछा है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाइड टू पैशन लिमिटेड. दूसरा पूछा है जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई. तीसरा पूछा है अमाउंट ऑफ टोटल एलिजिबल आईटीसी. तो ये 3 क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग डेटा पढ़ेंगे. पहले टाइम ऑफ सप्लाई पूछा है, तो ये वाला केस है पैशन लिमिटेड. मिस्टर पुष्पराज रेगुलर रजिस्टर्ड supplier of GST located in Panipat, Haryana, provides the following details. He received an order from Passion Limited of Gurugram, Haryana for taxable supply of goods worth rupees 2,50,000 on 28th of September and received payment on 30 September 23. Goods were supplied on 6th October 23 and invoice was issued on 7th October 23. So goods were supplied on 6th October, invoice was issued on 7th October. Rate of GST applicable on such goods CGST, SGST एंड IGST. तो अभी हरियाणा वाला पर्सन कहां पर गुड्स को सप्लाई करेगा? हरियाणा में. तो इसमें जीएसटी तो लगेगा CGST प्लस SGST. लेकिन पहले तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? सो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स वेयर मूवमेंट इज इन्वॉल्व. यहां पर मूवमेंट इन्वॉल्व है यस. तो बिकॉज द सिटीज आर डिफरेंट. So in that case, the time of supply of goods will be the date of invoice or the due date of issue of invoice. Due date of issue of invoice is the date when the goods are removed. तो आप देख सकते हो कि जब ऑर्डर मिला वो डेट रिलेवेंट नहीं है. पेमेंट डेट भी नहीं देखते गुड्स के केस में. पेमेंट डेट एडवांस में मिली सर्विसेज के केस में देखते हैं हम लोग फॉर टाइम ऑफ सप्लाई. गुड्स वर सप्लाइड ऑन 6th October 23 एंड इनवॉइस वाज इशूड ऑन 7th October. सो दिस 6th October 23 is supposed to be the due date for issuance of invoice, 6th October, and this will become the time of supply because this is earlier than the actual date of invoice. So we will go with the answer 6th October, option A. Then next question हमको पूछा है कि GST पेएबल कितना है on outward supply. So एक तो इसमें आ जाएगा GST पेएबल on rupees 2,50,000 क्योंकि इसका टाइम ऑफ सप्लाई अक्टूबर ही आ रहा है. So 2,50,000 पे 2.5%, 2.5%. This will be GST payable 6,250, 6,250. तो ये एक चीज हो जाएगी. दूसरा आगे आपको दिया है he deals in refrigerator and refrigerator related items and sold refrigerator along with bottles for a single price of 1,25,000. So this amounts to mixed supply. क्योंकि ये वाले केस में जो रेफ्रिजरेटर एंड बॉटल्स इसका कोई नेचुरल बंडल नहीं है. इट्स नॉट बंडल्ड इन द नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. सो यू कैन सी टू मानिक प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ न्यू दिल्ली. अब न्यू दिल्ली वाले रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है तो इट विल बी ट्रीटेड एज एन इंटर स्टेट सप्लाई. तो 1,25,000 पे आपको जो एप्लीकेबल रेट है उसमें से हाईएस्ट वाला रेट लगेगा. तो IGST लगेगा हाईएस्ट वाले रेट पे एप्लीकेबल रेट्स में से. तो 18% रेट से IGST लगेगा. सो ऑन दिस IGST विल बी एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 18%. 1,25,000 इंटू 18%. तो ये हो जाता है 22,500. सो GST पेएबल ऑन आउटवर्ड सप्लाईज विल बी IGST ऑफ 22,500 एंड CGST एंड SGST ऑफ 6,250 as we calculated. अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा है अमाउंट ऑफ एलिजिबल ITC फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. उसके लिए हम लोगों को ये 2 पैराग्राफ्स दिए हैं. तो लिखा है फिगर्स मेंशन्ड आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ऑल इनवर्ड सप्लाईज आर फॉर टैक्सेबल गुड्स, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर अवेलिंग ITC हैज बीन कंप्लाइड विद. तो देखते हैं एलिजिबल ITC कितना रहेगा. ये 2 पैराग्राफ में उसकी इंफॉर्मेशन दी है. ही परचेस्ड रॉ मटेरियल ऑफ 75,000 फॉर बिजनेस यूज फ्रॉम कमल इंडस्ट्रीज, अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ मुंबई ऑन 12th October. But he consumed goods worth 10,000 out of the said purchase for his personal use during the month of October 23. तब 75,000 में से 10,000 के गुड्स तो उसने पर्सनल पर्पस लिए यूज किया. तो he should not take the credit of those goods worth 10,000. He should take goods only of credit only on goods of 65,000.
तो हम लोग करेंगे 65,000 के गुड्स जिसमें IGST लगा होगा 5% के हिसाब से, तो 65,000 का 5% हो जाता है 3,250, इतना क्रेडिट मिलेगा। एंड फर्दर लिखा है he has paid rupees 1 lakh on 18th October 2023 for membership of a club located at Sonipat, Haryana, availed for employees working in the factory, not obligatory to be provided under any law. So it was not liable to be provided under any law. उसने सिर्फ ये discretionary membership लिया है, club membership for employees. Now this is credit of such membership is not allowed under section 17(5) of CGST Act. So rate of GST applicable, whatever GST has been charged, he will not be eligible to take the credit of the same. So only this much credit he can take, IGST of 3250. So we will go with option D. IGST credit of 3250 can be taken and no credit of CGST SGST in respect of this service because ये हरियाणा के vendor से लिया है. So that's it. These are the answers to MCQs. If you have any other doubts, you can feel free to ask me. Thank you, friends.